नमस्कार। मैं डॉक्टर भानु वसावा, हिंदी विभाग, भाषा साहित्य भवन, गुजरात विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। यूजीसी एचआरडीसी गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अनुवाद विषयक शॉर्ट टर्म कोर्स में आप सभी का अभिवादन करती हूँ। एचआरडीसी के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश जोशी सर, इस शॉर्ट टर्म कोर्स के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर सीजी ब्रह्मभट्ट सर एवं प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति मयाणी मैडम तथा सभी प्रतिभागियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ एवं सादर प्रणाम करती हूँ। इस शॉर्ट टर्म कोर्स में मेरा विषय है अनुवाद की प्रक्रिया और उसके प्रकार। अनुवाद का क्षेत्र अनंत है। अनुवाद एक भाषिक प्रक्रिया है। भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद की परिभाषा देते हुए कहा है कि अनुवाद एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। यहाँ पर यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति, ये दोनों शब्द अनुवादक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूँ कहें कि स्रोत भाषा में व्यक्त सामग्री को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास ही अनुवाद है। अर्थात एक भाषा में कही गई बात को जैसे कि तैसे ही दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसीलिए तो अनुवाद को जटिल और श्रम साध्य कार्य कहा गया है। इस जटिलता को, श्रम साध्य कार्य को थोड़ा सरल बनाने के लिए भाषाविदों ने, विद्वानों ने कई बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अनुवादक इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक अनुवाद करना चाहे तो वह सफल अनुवाद कर सकता है, एक सफल अनुवादक बन सकता है। तो विद्वानों ने कौन से ये बिंदु बताए हैं जिसके कारण इतना श्रम साध्य कार्य, अनुवाद का कार्य जो थोड़ा सरल कार्य बन सकता है। तो इन बिंदुओं को एक के बाद एक हम देखने का प्रयास करेंगे। विद्वानों के शब्दों में ही हम देखें तो सबसे पहले विद्वानों ने कहा है कि अनुवाद करने वाला अनुवादक अनुवाद क्यों कर रहा है, यानी कि अनुवाद करने के पीछे अनुवादक का क्या उद्देश्य है। अगर अनुवादक अपना उद्देश्य निश्चित कर ले तो वह एक पड़ाव तक पहुंच सकता है। आगे हम देखें तो अनुवादक किन साधनों का उपयोग कर रहा है, यानी कि अनुवाद के कौन कौन से उपकरण हैं जिनकी सहायता लेकर अनुवादक अनुवाद कर रहा है। अनुवादक अनुवाद कार्य निष्पादन करने में
किन युक्तियों का आश्रय ले रहा है। आगे विद्वानों ने कहा है कि अनुवादक किन युक्तियों का आश्रय ले रहा है, यानी कि अनुवाद की युक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये भी अनुवादक को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अनुवाद कार्य में कैसी कैसी त्रुटियाँ हो जाती हैं, यानी कि अनुवाद के दोष कौन कौन से हैं, वो भी जांचना अनुवादक का कार्य है। आगे देखते हैं, स्रोत भाषा सामग्री के वे बिंदु जिनका अनुवादक अनुवाद नहीं कर पाता है। कई ऐसे पदबंध होते हैं, कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका अनुवाद कर पाना असंभव होता है। तो यहाँ पर अनुवाद की सीमाएँ कौन कौन सी हैं, ये भी अनुवादक को तय कर लेना चाहिए। ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के लिए प्रत्येक अनुवादक प्रयत्नशील रहता है। आगे विद्वानों ने कहा है कि ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के लिए प्रत्येक अनुवादक प्रयत्नशील रहता है, यानी कि सफल अनुवाद कैसे किया जा सकता है। अनुवादक सदैव आग्रही रहता है कि वह सफल अनुवाद कैसे करें। आगे हम देखें तो अनुवाद की सफलता का परीक्षण कैसे किया जाए, यानी कि अनुवाद परीक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, उसे भी जान लेना अनुवाद के लिए और अनुवादक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे ऐसे तथ्य जिनकी जानकारी होने से अनुवाद कार्य में सफलता मिलती है, यानी अनुवाद के अहम सूत्र कौन कौन से हैं इत्यादि अनुवाद की जटिलता के विचारणीय बिंदु हैं। अगर अनुवादक इन जटिलता के विचारणीय बिंदुओं पर गहन अध्ययन करे, मनन करे, तो वह एक श्रेष्ठ अनुवादक बन सकता है और एक आदर्श अनुवाद पाठकों के सामने रख सकता है। तो अनुवादक को अनुवाद करते समय जटिलता के ये बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुवाद कार्य करना चाहिए। अगर इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक अनुवादक अनुवाद कार्य करना प्रारंभ करे तो उन जटिलताओं से, या अनुवाद जटिल और श्रम साध्य हैं, ये जो बात है उन बात से उबर सकता है और एक सफल अनुवाद पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। तो ये रही बात अनुवाद जटिलता के विचारणीय बिंदुओं पर। हमारे भाषाविदों ने एक सफल अनुवाद पाठकों के समक्ष रखना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अगर सफल अनुवादक या सफल अनुवाद पाठकों के सामने प्रस्तुत करना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों को लेकर अनुवाद करना चाहिए, इन बातों को भी ध्यान में रखकर अगर अनुवादक अपना कार्य प्रारंभ करें तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है। भाषाविदों ने इन आवश्यकताओं को, इन आवश्यक बातों को सामने प्रस्तुत किया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम एक के बाद एक देखेंगे कि ये कौन से आवश्यक बातें हैं जिन पर अनुवादक को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अनुवाद में भाव की जगह भाव होना चाहिए, न कि शब्द की जगह शब्द। स्वाभाविक रूप से साहित्यिक दृष्टि से भावानुवाद को ही उत्तम कोटि का अनुवाद कहा गया है। कई विद्वानों ने तो शब्दानुवाद को निकृष्ट अनुवाद कहा है। लेकिन
शब्द भी एक भाषा की इकाई है। कई बार ऐसा भी होता है कि शब्द की जगह समानार्थी शब्द रखा जाए तो उस वाक्य का भाव वही का वही बना रहता है। इसीलिए अगर शब्द की जगह शब्द न रखकर शब्द की जगह समानार्थी शब्द रखा जाए तो उत्तम अनुवादक इस प्रकार का कार्य करता है। अगर शब्द की जगह समानार्थी शब्द रखा जाए तो अनुवाद में 4 चांद लग सकते हैं। यानी कि अनुवाद का भाव भी बना रहता है और विद्वानों ने जो शर्त बताई है, आवश्यक बातें बताई हैं कि शब्द की जगह शब्द न रखा जाए तो उसका भी पालन होता है। इसीलिए अनुवादक को अनुवाद में भाव की जगह भाव ही रखना चाहिए और शब्द की जगह शब्द न रखकर शब्द की जगह समानार्थी शब्द भी रखकर उसका भाव बनाया जा सकता है। आगे विद्वानों ने बताया है कि अनुवाद पूर्णतः बोधगम्य होना चाहिए। अपेक्षित अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए अनुवाद में ऐसे सहायक शब्द जोड़े जा सकते हैं जो मूल पाठ में नहीं है। इसीलिए तो अनुवाद में भाव की जगह भाव कहा है। अनुवाद में पूर्णतः बोधगम्यता होना चाहिए, यानी सामने वाले व्यक्ति को वो मन को भाए, पढ़ने के लिए बार बार मन करे, ऐसा अनुवाद होना चाहिए। उसमें मूल पाठ में जो शब्द नहीं रखे गए हैं ऐसे शब्द भी अनुवादक, ऐसे भाव वाले शब्द भी अनुवादक अगर उस कृति में रखें तो वह अधिक बोधगम्य बन सकता है। तो इस बात का भी अनुवादक को ध्यान रखना चाहिए। आगे का हम देखें तो यदि मूल में कोई ऐसा शब्द है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता और जिसका निकटतम समतुल्य भाषा में नहीं है तो उसे पदबंध आदि के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। विद्वानों ने कहा है कि कोई शब्द के द्वारा अगर भाव पकड़ में न आए तो पूरा पदबंध अनुवादक रख सकता है, पूरा वाक्य रख सकता है, जिसके कारण भाव समझने में कोई दिक्कत न हो, भाव समझने में पाठक को कोई कठिनाई न हो। इसीलिए शब्द की जगह वह पूरा वाक्य भी रख सकता है। आगे विद्वानों ने कहा है कि अनुवादक को स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से ये तो पहली शर्त है कि किसी भी अनुवादक को दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। स्रोत भाषा यानी जिसका अनुवाद वो कर रहा है, और लक्ष्य भाषा जिसमें वो अनुवाद, जिस भाषा में अनुवादक अनुवाद कर रहा है, इन दोनों भाषाओं का सम्यक ज्ञान अनुवादक को होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो अनुवादक अनुवाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोनों भाषाओं का सम्यक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आगे विद्वानों ने कहा है कि अनुवादक को मूल रचना के भाव एवं लेखक के प्रयोजन से पूर्ण परिचित होना चाहिए। बहुत ही अहम बात विद्वानों ने कही है कि जिस कृति का अनुवादक अनुवाद कर रहा है, उस कृति के रचनाकार का क्या प्रयोजन है, उसका पूर्ण भाव क्या है, ये अगर अनुवादक न समझ पाए तो भावानुवाद करना
किसी भी रचना का भावानुवाद करना असंभव है। इसीलिए लेखक मूल रचना के भाव एवं उसके प्रयोजन को अनुवादक समझे, ये बहुत ही जरूरी है। आगे विद्वानों ने कहा है कि मूल के अर्थ एवं अभिव्यंजना की रक्षा के लिए अनुवादक को शब्दानुवाद से बचना चाहिए। शब्द चयन एवं शब्द क्रम द्वारा मूल रचना के भाव एवं प्रभाव की समग्रता से रक्षा करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से साहित्य में शब्दानुवाद को स्वीकार्य नहीं किया है, तो अनुवादक को शब्दानुवाद करने से बचना ही चाहिए, तभी वह मूल भाव उस रचना में ला सकते हैं। पहले मैंने कहा उसी प्रकार अगर शब्दानुवाद करना है तो उस शब्द की जगह, मूल शब्द की जगह समानार्थी शब्द रख कर उस वाक्य का, उस रचना का भाव बनाया जा सकता है। इसीलिए शब्द से, शब्दानुवाद से या शब्दों से अनुवादक को बचना चाहिए। आगे कहा है कि अनुवाद में मूल का संपूर्ण भाव समाहित होना चाहिए तथा अनुवाद को मूल की तरह होना चाहिए। अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उसका वही प्रभाव पड़े जो मूल का उसके पहले श्रोताओं पर या पाठकों पर पड़ा था। अगर शब्दों के माध्यम से न अनुवाद करते हुए भावों को आधार लेकर या भावों को मद्देनजर रखकर कोई भी अनुवादक अनुवाद करना चाहेगा तो मूल कृति का जो भाव है वह बना ही रहेगा। इसीलिए अनुदित कृति को अगर पाठक पढ़े तो उस पाठक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अनुदित कृति पढ़ रहे हैं। ऐसा भाव, मूल भाव अनुदित कृति में होना चाहिए कि पाठक या श्रोता यही समझे कि हम मूल कृति ही पढ़ रहे हैं। इसीलिए अनुवादक को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मूल कृति का भाव वैसा का वैसा बना रहे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अनुवादक पर कि जिस भाषा की कृति है उस भाषा की कृति का मूल भाव अनुदित कृति में भी बना रहे, तभी पाठक वर्ग, तभी श्रोता वर्ग उस कृति को, उस अनुदित कृति को स्वीकारेंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अनुवादक पर आती है। आगे कहा है कि अनुवाद का तात्पर्य एक भाषा की पाठ सामग्री के कथ्य को दूसरी भाषा की पाठ्य सामग्री में यह जानते हुए अंतरित करने से है कि कथ्य को कथन से पृथक करना सदा संभव नहीं होता। सही बात है कि कई बार कथन ऐसा होता है कि कथ्य से उनका मतलब अलग हो जाता है, तो उस ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय अनुवादक को सावधानी बरतनी चाहिए और कथ्य को कथन से पृथक न कर दोनों कथनों को मिलाकर भाव उत्पन्न करना चाहिए और दोनों कथनों को मिलाकर एक कथन सुयोग्य, एक कथन पाठकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए या अनुवाद करना चाहिए। अंतिम है, अनुवाद का आशय अर्थ को अक्षुण्ण रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण से है। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अनुवादक पर है कि अनुवाद जिस भी शब्द का अर्थ है वह कायम बना रहे। समानार्थी शब्द रखने से तो बनता ही है, लेकिन अगर हम समानार्थी शब्द न रखें फिर भी उस शब्द का अर्थ
बना रहे, ये ध्यान रखना भी अनुवादक का सबसे बड़ा कार्य है। इसीलिए किसी भी कृति का अगर हम अनुवाद करते हैं तो उस कृति की, उस रचना का जो अर्थ होता है, उस अर्थ को बनाए रखना चाहिए। तो ये रहे अनुवाद करते समय अनुवादक को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर अनुवादक किसी भी रचना का अनुवाद करता है तो वह जरूर उच्च कोटि का अनुवाद होगा, जरूर सफल अनुवाद कहा जाएगा। विद्वानों ने जटिलता के विचारणीय बिंदु और अनुवादक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन दोनों पर तो हमने चर्चा कर ली। लेकिन वास्तव में अनुवाद प्रक्रिया क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर अनुवाद की पूरी प्रक्रिया हम नहीं जानेंगे तो अनुवाद कैसे कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी अनुवादक को अनुवाद करने से पहले अनुवाद की पूरी प्रक्रिया जानना बहुत जरूरी है। तो हम अब अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अनुवाद जब अनुवाद करने बैठता है और उसके द्वारा स्रोत भाषा सामग्री के पठन से लेकर लक्ष्य भाषा में अनुवाद तैयार हो जाने तक की पूरी प्रक्रिया जो होती है, उस प्रक्रिया को अनुवाद प्रक्रिया कहा जाएगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो अनुवादक द्वारा अनुवाद कार्य आरंभ से लेकर अनुवाद कार्य संपन्न होने तक इन दो बिंदुओं के बीच की समस्त प्रक्रिया अनुवाद प्रक्रिया कही जाएगी। अनुवाद प्रक्रिया में अनुवाद की वे सब बातें या प्रक्रियाएं समाहित होती हैं जिनसे होकर एक अनुवादक अपने अनुवाद कार्य को सफल बनाने का प्रयत्न करता है और अनुवाद करते समय इन सब बातों से गुजरता है। अनुवाद कार्य से आरंभ से लेकर संपन्न होने तक यानी पूरी प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं, विभिन्न सोपान हैं। इसमें पाश्चात्य विद्वानों ने कई चरण माने हैं। देखें, नायडा ने 3 चरण माने हैं। पाश्चात्य विद्वान नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया के 3 चरण माने हैं। एक है पाठ विश्लेषण, दूसरा अंतरण और तीसरा पुनर्गठन। उसी प्रकार रूसी विद्वानों ने अनुवाद प्रक्रिया के 4 चरण माने हैं। पाठ पठन, विश्लेषण, अंतरण और संयोजन। इसके अतिरिक्त भारतीय विद्वानों में डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने अनुवाद प्रक्रिया के 3 सोपान माने हैं, जैसे कि मूल पाठ का अर्थग्रहण, अर्थांतरण, तीसरा है पुनर्गठन तथा अनुदित पाठ की संप्रेषणीयता की जांच। तो भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद प्रक्रिया के 5 चरण माने हैं, जैसे पहला है पाठ पठन, दूसरा पाठ विश्लेषण, तीसरा भाषांतरण, चौथा समायोजन और 5वां है मूल से तुलना। पाश्चात्य विद्वान और भारतीय विद्वानों ने भले ही अलग अलग
अनुवाद प्रक्रिया के चरणों की चर्चा की हूँ, लेकिन सभी अनुवाद प्रक्रिया के ये सभी चरण एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। इन विद्वानों द्वारा दिए गए जिन जिन पहलुओं को समाहित किया गया है, वे अनुवादक द्वारा अनुवाद करते समय जिन सोपानों को या पड़ाव को महसूस करता है, उसे शाब्दिक अभिव्यक्ति दी जाना बहुत जरूरी है। अनुवादक स्रोत भाषा से अनुवाद करते समय सर्वप्रथम एक पाठक की भूमिका निभाता है, जिसे पाठ पठन कहा गया है। अगर अनुवादक पठन नहीं करेगा तो कृति के मूल भाव तक वह पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए अनुवादक सबसे पहले एक पाठक की भूमिका निभाता है। स्रोत सामग्री का अर्थ ग्रहण करता है। जो कुछ भी कृति में अनुवाद करने वाली जो कृति है, उस कृति का अर्थ ग्रहण करता है, अतः वह पाठक की भूमिका अदा करता है। इसीलिए यह चरण अनुवाद का प्रथम चरण माना जाएगा। उसके बाद अनुवादक द्विभाषिकता की भूमिका निभाता है। द्विभाषिकता की भूमिका निभाकर वह अर्थ ग्रहण करता है। अतः अर्थांतरण अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा सोपान माना जाएगा। अर्थांतरण के बाद अनुवाद अर्थ संप्रेषण करता है। इस सोपान में अनुवादक रचयिता की भूमिका निभाता है। कहने का मतलब, दोनों भाषा की कृतियां का पठन कर लेने के बाद और अर्थ ग्रहण कर लेने के बाद वह एक रचयिता की भूमिका निभाता है और अर्थ संप्रेषण करता है, यानी कि अनुवाद करने का काम प्रारंभ करता है। इसीलिए अर्थ संप्रेषण अनुवाद का तीसरा सोपान माना जाएगा। अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम सोपान है समतुल्यता का भाव। अनुवादक तीसरे सोपान से गुजरने के बाद स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में किए गए अनुवाद को समतुल्य शब्द जैसे पद, पदबंधों, वाक्यों, उपवाक्यों का क्रम, अर्थ, अन्विति आदि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर स्रोत भाषा सामग्री के स्थान पर लक्ष्य भाषा की सामग्री रखता है और उसमें दोनों में समानांतर समतुल्यता का भाव प्रदर्शित करता है तथा उन्होंने जो अनुवाद किया है उस अनुवाद में कुछ त्रुटियां तो नहीं रह गई है, उसका जांच पड़ताल, उसका परीक्षण करता है, उसका पता लगाता है। तभी वह पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य हुआ है कि नहीं, वो जांच पड़ताल करके उसमें जो सुधारना है या जोड़ना है या काटना है, ये सब समझकर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। कई अनुवादक इस समतुल्यता का भाव अनुवाद प्रक्रिया का जो अंतिम सोपान है, इस सोपान से बचने का प्रयत्न करते हैं और अपनी त्रुटियों को अनदेखा करते हैं, जिसके कारण अनुवाद में त्रुटियां रह जाने का प्रयास होता है, जिसके कारण अनुवादक अगर अपनी त्रुटियां, अपने दोष को सुधार नहीं करेगा
तो यही त्रुटियां पाठकों के समक्ष जाएगी और पाठक भी उसे ग्रहण करेगा। इसीलिए बेहतर है कि अनुवादक ही अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर उसमें सुधार करे और अपना आदर्श अनुवाद प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तभी उन त्रुटियों से पाठकों के समक्ष जाते हुए बचा जा सकता है। नहीं तो अगर अनुवादक ही अपनी त्रुटियों को स्वीकार नहीं करेगा और यही अनुवाद, दोषपूर्ण अनुवाद पाठकों के समक्ष चला जाएगा तो उसमें कई अर्थ के अनर्थ हो जाने का संभव प्रयास रहेगा। इसीलिए इससे बचने के लिए बेहतर है कि अनुवादक ही अपनी त्रुटियों को सुधार ले, उसके बाद ही पाठकों के समक्ष अपना अनुवाद प्रस्तुत करे। तो ये अंतिम अनुवाद प्रक्रिया के इस अंतिम चरण को कई अनुवादक नज़रअंदाज करते हैं, जिसके कारण पाठकों के समक्ष दोषपूर्ण अनुवाद सामने आने का भय रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुवादक को अनुवाद करते समय अनुवाद प्रक्रिया के इन समस्त सोपानों को समान महत्व देना चाहिए। विद्वानों ने जो ये अनुवाद प्रक्रिया के जो सोपान बताए हैं, उन सोपानों को किसी भी एक सोपान को नज़रअंदाज न करते हुए सभी सोपानों को समान महत्व देना चाहिए। तभी वह एक सफल और आदर्श अनुवाद पाठकों के समक्ष रख सकता है। इसीलिए अनुवाद प्रक्रिया के जितने भी ये सोपान पाश्चात्य विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों ने जो सोपान बताए हैं, उन सोपानों को समान महत्व देकर अपना अनुवाद कार्य संपन्न करना चाहिए। तो अनुवाद प्रक्रिया के ये सोपान भी अनुवादक के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये रहे अनुवाद प्रक्रिया के महत्वपूर्ण सोपान। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुवाद के प्रकार, यानी कौन कौन से अनुवाद के प्रकार हैं। एक अनुवादक किस प्रकार का अनुवाद कर सकता है। अगर भाषाविदों द्वारा, विद्वानों द्वारा अनुवाद के प्रकारों को प्रस्तुत किया गया है, उन प्रकारों में से एक अनुवादक कौन सा प्रकार को ध्यान में रखकर अनुवाद कर सकता है, अथवा जो अनुवादक अनुवाद करता है उस अनुवादक को किस कोटि में रखा जाएगा, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो विद्वानों ने अनुवाद के कौन कौन से प्रकार माने हैं, उस पर हम देखें तो आज हम देखते हैं तो अनुवाद का एक विशाल फलक हमें दिखाई देता है। इस विशाल फलक में इसकी व्यापकता को ध्यान में रखते हुए भाषाविदों ने, विद्वानों ने अनुवाद के अनेक प्रकार प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद को वर्गीकृत करने के लिए 4 आधार स्वीकार किए हैं, जैसे कि पहला है गद्य पद्यत्व, दूसरा है साहित्यिक विधा, तीसरा विषय और चौथा है अनुवाद की प्रकृति। वैसे तो कई विद्वानों ने अलग अलग अनुवाद के प्रकारों की चर्चा की है, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा
अनुवाद के जो प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं, उस अनुवाद के प्रकारों को सर्व स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसीलिए भोलानाथ तिवारी द्वारा जो प्रकार बताए गए हैं उसी पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला आधार जो बताया है, अनुवाद के प्रकार का पहला आधार भोलानाथ तिवारी ने जो बताया है वह है गद्य पद्यत्व के आधार पर उन्होंने 3 भेद बताए हैं। एक है गद्यानुवाद, दूसरा है पद्यानुवाद और तीसरा है मुक्त छंदानुवाद। स्वाभाविक रूप से गद्यानुवाद यानी गद्य में किया गया हुआ अनुवाद गद्यानुवाद है। अब यानी शब्द द्वारा ही हमें पता चल जाता है कि ये अनुवाद का कौन सा प्रकार है। तो गद्यत्व पद्यत्व के आधार पर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद के 3 भेद किए हैं। दूसरा आधार है साहित्यिक विधा के आधार पर अनुवाद के भेद। इसमें है काव्यानुवाद, पहला है काव्यानुवाद, दूसरा कथा साहित्यानुवाद, तीसरा नाटकानुवाद, चौथा निबंधानुवाद, पांचवा है आलोचनानुवाद, छठा है रेखा चित्र का अनुवाद, सातवां है संस्मरण का अनुवाद, आठवां है रिपोर्टाज आदि का अनुवाद। भोलानाथ तिवारी ने विषय का आधार मानकर अनुवाद के प्रकारों की चर्चा की है। उसमें 10 भेद किए हैं भोलानाथ तिवारी ने। तो पहला है प्रशासनिक अनुवाद, दूसरा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, तीसरा वाणिज्य अनुवाद, चौथा है विधि का अनुवाद, पांचवा है बैंकिंग साहित्य का अनुवाद, छठा है पत्रकारिता का अनुवाद, सातवां रेडियो और दूरदर्शन का अनुवाद, आठवां है फिल्म अनुवाद, नौवां है संसदीय अनुवाद और अंतिम है धार्मिक साहित्यानुवाद। विषय के आधार पर भोलानाथ तिवारी ने ये 10 भेद किए हैं। अब अंतिम है अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवाद के भेद। इस आधार के भी 3 भेद किए हैं भोलानाथ तिवारी ने। माध्यम अनुवाद, प्रक्रिया अनुवाद और पाठ अनुवाद के आधार पर अनुवाद के भेद। इसमें माध्यम अनुवाद के 3 भेद किए हैं, जैसे कि अन्वयांतर अनुवाद, भाषांतर अनुवाद और प्रतीकांतर अनुवाद। ये 3 अनुवाद के भेद अनुवाद प्रकृति के अंतर्गत माध्यम अनुवाद के माने गए हैं। आगे अनुवाद प्रकृति के प्रक्रिया अनुवाद में भोलानाथ तिवारी ने 2 भेद किए हैं, पाठधर्मी अनुवाद और प्रभावधर्मी अनुवाद। अनुवाद प्रकृति के अंतर्गत पाठ के 8 भेद किए गए हैं। एक शब्दानुवाद, दूसरा भावानुवाद, तीसरा छायानुवाद, चौथा है रूपांतरण, पांचवा व्याख्यानुवाद, छठा है सारानुवाद, सातवा वार्तानुवाद अथवा आंसू अनुवाद, आठवा पूर्णानुवाद या आदर्श अनुवाद। आगे हम देखें तो अनुवाद संकल्पना के आधार पर अनुवाद के भेद।
उसमें प्रथम है मौखिक अनुवाद, दूसरा लिखित अनुवाद, तीसरा यंत्रानुवाद या कंप्यूटर अनुवाद, चौथा है सहयोगज अनुवाद या टीम अनुवाद, पांचवा समस्तानुवाद, छठा है सीमित अनुवाद, सातवां भाषापरक अनुवाद, आठवां तथ्यपरक अनुवाद, नौवां संस्कृतिपरक अनुवाद और 10वां है सौंदर्यपरक अनुवाद। अनुवाद हम देखते हैं तो अनुवाद के कितने प्रकार हैं। अलग अलग विद्वानों ने अनुवाद के प्रकार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, लेकिन साहित्य में सबसे श्रेष्ठ अनुवाद भावानुवाद ही माना गया है। इसीलिए अनुवादक को अनुवाद करते समय मूल कृति के भाव को अक्षुण्ण रखना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। उसी के आधार पर वह कृति का भावानुवाद कर सकता है। भले ही अलग अलग दृष्टि से अनुवाद के अनेक भेद उपभेद किए गए हों, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से जो मान्य किया गया है या सर्वस्वीकृत किया गया है, उसी भेद को ही माना जाएगा, स्वीकारा जाएगा। आज हम अलग अलग क्षेत्र में देखते हैं तो कई प्रकार के अनुवाद किए जाते हैं, खास करके मशीनी अनुवाद, जिसमें शब्दानुवाद किया जाता है, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है या अर्थ का भाव बदल जाता है, जो आज चारों ओर हमें दिखाई देता है। इस प्रकार का मशीनी अनुवाद, तो ये साहित्य की दृष्टि ये बहुत ही अक्षम्य माना जाएगा। अनुवाद, किसी भी भाषा की कृति का हम अनुवाद करते हैं तो उस भाषा में से, एक भाषा में से यह कृति दूसरी भाषा में जाती है, तो दूसरी भाषा के पाठक को सर्वस्वीकृत बने, यह जिम्मेवारी अनुवादक की बनती है। इसीलिए अनुवादक करना ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। इसीलिए तो कई विद्वानों ने अनुवाद को पुनः सर्जन भी कहा है कि अनुवाद कार्य एक पुनः सर्जन है। तो इस वाक्य से ही हमें पता चलता है कि अनुवाद करने का कार्य कितना जिम्मेदारी वाला है। ये हम इसका हम पता लगा सकते हैं। इसीलिए भले ही आज मशीनी अनुवाद या अन्य प्रकार का अनुवाद हो रहा है, लेकिन भाषा की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से भावानुवाद ही सर्वश्रेष्ठ अनुवाद माना जाएगा। आज कहा गया है कि भारत में ये अनुवाद की परंपरा बहुत ही प्राचीन है, और ये भी कहा गया है कि जब से भाषा का विकास हुआ तब से अनुवाद का भी विकास हुआ है। ये भी विद्वानों ने अपनी बात कही है। आज हम देखते हैं तो अनेक क्षेत्र में अनुवाद शब्द प्रचलन में आ रहा है। साहित्य के क्षेत्र में तो है ही, पत्रिकाओं में, साहित्यिक मंचों पर, व्यवहार में, इन सभी जगहों पर अनुवाद शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसीलिए अनुवाद शब्द कोई नया शब्द नहीं है, परंतु अनुवाद के कारण या अनुवादक किसी भी कृति का, किसी भी रचना का अनुवाद करके एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं।
एक देश को दूसरे देश को मिलाने का कार्य कर रहे हैं अनुवादक, और एक भाषा को दूसरी भाषा में सर्वस्वीकृत बनाने का कार्य अनुवादक कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी सफलता का परिणाम है कि अनुवादक इतना बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण काम कर रहा है। इसीलिए मैंने जो जटिलता के बिंदु और अनुवाद करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या अनुवाद की प्रक्रिया से गुजरते हुए अनुवादक अगर अनुवाद का काम करेगा या अनुवाद कार्य करेगा तो निश्चित रूप से वह एक सफल अनुवादक बन पाएगा। इतना ही नहीं, एक भावपूर्ण सफल अनुवाद या आदर्श अनुवाद पाठकों के सामने प्रस्तुत कर सकेगा। ये अनुवादक की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। तो अनुवाद कार्य की जटिलता के बिंदु, अनुवाद करते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, अनुवाद की प्रक्रिया के चरण और अनुवाद के प्रकार, विद्वानों ने जो कहा है उनका आधार लेकर मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अगर एक अनुवादक अनुवाद कर रहा है तो इन सारी चीज़ अगर वह अपने जहन में उतारेगा या अपने इन सारी चीज़ों को आत्मसात करेगा तो वह एक बहुत ही सरल तरीके से, सहज रूप से अनुवाद कर पाएगा। विद्वानों ने कहा है ना कि अनुवाद एक जटिल कार्य और श्रम श्राद्ध कार्य है। वो तो है ही, लेकिन इन बिंदुओं को, इन चरणों को आत्मसात करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी कृति का अनुवाद करना चाहेगा तो वह इसे इतना जटिल या श्रम श्राद्ध नहीं लगेगा। इसीलिए इन बिंदुओं को आत्मसात करना अनुवादक के लिए बहुत ज़रूरी है। इन विद्वानों की बातों का आधार लेकर मैंने आप लोगों के सामने ये अनुवाद प्रक्रिया या सोपान आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैं HRDC के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश जोशी सर, इस शॉर्ट टर्म कोर्स के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर CG ब्रह्मभट्ट सर एवं प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति मैडम एवं आप सभी प्रतिभागियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर मेरे विचार प्रस्तुत करने का मुझे अवसर मिला। पुनः HRDC की पूरी टीम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कार्य के लिए मुझे मौका दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।